हाँ, तो अब देखिए आज से आप लोगों का जो वर्कबुक है लेसन नंबर 14 वो स्टार्ट होगा। और इसके लिए आप लोग अपनी वर्कबुक सामने रखिए और उसमें आ जाइए आप पेज नंबर 99 पर, 99 नंबर पन्ने पर आ जाइए। और वहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे वर्ड पावर लिखा हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम के तरीके से देखना चाहते हैं तो इसे क्रॉस कर दें। क्रॉस मैं इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आप लोगों को इन्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी अगर इंग्लिश में वर्ड पावर या कुछ भी लगा हुआ है तो उसे आप एक बार ज़रूर करिए। हो सकता है कि उसमें से कोई वर्ड ऐसा हो जो आपके काम में बाद में आ जाए, तो आप उसे एक बार क्लियर ज़रूर करिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम के तरीके से देखें तो उसके लिए आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएंगे। तो यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जनरल नॉलेज टाइप का है। अगर आपको इस प्रकार की नॉलेज है तो आप इसे फिल करिए। जैसे सबसे पहले लिखा है कि पार्लियामेंट इन यूके, तो ये यूके की पार्लियामेंट की बात है। अगर उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है तो वो कर देगा, नहीं भी है तो मैं बताए दे रहा हूँ कि द पार्लियामेंट इन यूके कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस, कि यूके की जो पार्लियामेंट है, अपनी जो संसद है, तो इसका कुछ मोटा मोटा जो अनुमान है वो वहीं से लिया गया है। तो इसलिए यहाँ भी वही बात मिलेगी जो अपने यहाँ मिलती है कि पार्लियामेंट इन यूके कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस, कि ये 2 हाउसेस से मिलकर के बनी होती है। जैसे अपने यहाँ भी निम्न सदन और उच्च सदन होता है, वहाँ नाम है द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक। तो सबसे पहले तो ऑफ 2 हाउसेस लिख दें, जो ब्लैंक आपको मिल रहा है। यहाँ हाउस का मतलब सदन से है कि यूके की पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। एक का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स देयर आर 650, तो 650 कौन होते हैं? निश्चित रूप से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। There are 650 representatives, each representing 1 constituency। तो यहाँ आप जो नेक्स्ट लिखेंगे आप उसमें लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब लिख दीजिए आप यहाँ चुनाव क्षेत्र, ठीक। तो पूरा आपका क्या बनता है कि इन द हाउस ऑफ कॉमन्स देयर आर 650 रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या उसमें 650 प्रतिनिधि होते हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और प्रत्येक अपने अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। द रूलिंग पार्टी इन द कॉमन्स इज़ द वन विच गेन्स अ मेजॉरिटी, और रूलिंग पार्टी आपको भी पता है कि शासन वो करती है जिसका बहुमत होता है, तो मेजॉरिटी। तो इसके बाद नेक्स्ट में आप मेजॉरिटी भर दें ऑफ सीट्स, तो जिसके पास सीटों का बहुमत होता है वो रूलिंग पार्टी होती है। द मेन फिगर इन द पार्टी इज़ कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर, और जो मेन फिगर होता है उसे आप प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। द कॉमन इज, अगला जो ब्लैंक बन रहा है यहाँ, द कॉमन इज इलेक्टेड, कि जो हाउस ऑफ कॉमन के जो लोग होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है। तो नेक्स्ट में आप इलेक्टेड कर दें। कि जो कॉमन होते हैं या हाउस ऑफ कॉमन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, यही अपने यहाँ है। तो जो निम्न सदन होता है उसको, उसके जो सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट 5 ईयर की होती है। ऑल्दो द, इसको ब्लैंक ही कर दीजिए क्योंकि यहाँ कोई वर्ड नहीं आएगा। ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर मे कॉल अ जनरल मीटिंग एट एनी टाइम विद इन द पीरियड, तो अगला जो ब्लैंक बच रहा है आपके लिए उसमें आप कर देंगे मीटिंग।
तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए जनरल नॉलेज टाइप का एक पैराग्राफ था जिसे आपको कंप्लीट करना था, और चैप्टर से लेकर के या चैप्टर से संबंधित इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, इसके बाद अगर आप कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है कि जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित एक्सरसाइज। तो इसमें आपको जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज मिलेगी। अगर आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो आपको लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो ये पार्ट है इसका, यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन अनसीन पैसेज से तो आता है, लेकिन इस तरीके से जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके आधार पर कहीं आपको ऑब्जेक्ट टाइप नहीं मिलेंगे, जिन्हें आप OTB कहते हैं। तो वो इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इससे पहले आप एग्ज़ाम के तरीके से देखें तो क्रॉस कर दें। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसकी नॉलेज हमें कहाँ तक हुई है, तो उसके लिए आप इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है आपके लिए कि द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन टेलीविज़न। एक्सप्लोसिव ग्रोथ जानते ही होंगे, विस्फोटक वृद्धि। इन टेलीविज़न आप देख रहे हैं कि चारों तरफ टेलीविज़न ही टेलीविज़न आपको दिखाई देते हैं। मुश्किल ही कोई घर मिलेगा जहाँ टेलीविज़न नहीं हो कम से कम। इज़ मेनली ड्यू टू कि ये सब कुछ किसके कारण से हुआ। तो अगर आप आंसर को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, फिर इस तरीके का एक आंसर भी आपने देखा था, तो उसके आधार पर आप बता ही सकते हैं कि ये सब कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की देन है। और ये अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको मिल रहा है कि डेवलपमेंट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सेकंड में देखेंगे कि द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हेल्प द फार्मर्स, कि अगर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ हमारा, तो वुड हेल्प, इससे हेल्प होगी द फार्मर्स, किसानों की, बाई प्रोवाइडिंग देम विद सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से यही सही है, आगे पढ़ना ही नहीं है, कि जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस है वो निश्चित रूप से हमें सरप्लस फूड प्रोडक्ट देगी। इसके बाद अगला देखिए जो थर्ड नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर या इंडस्ट्री इज नॉट मेंशन्ड इन विजन 2020। तो इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है या सेक्टर है जिसका 2020 के विज़न में, अब्दुल कलाम जी के विज़न में चर्चा नहीं हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग की हुई थी, सर्विस सेक्टर की हुई थी, डिफेंस की भी हुई थी, क्योंकि हम अपनी जो डिफेंस है उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, तो आप इसी को टिक कर दें। अगर फोर्थ नंबर पे देखें कि सिंगापुर हैज़ प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि सिंगापुर ने प्रस्तुत किया अपने आप में एज ग्लोरियस, बड़ा वैभवशाली उदाहरण, ऑफ इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों का। तो किस तरीके से, डूइंग देयर सिविक ड्यूटी, यही क्लियर है। सिंगापुर के प्रत्येक नागरिक ने अपना जो नागरिक कर्तव्य था उसे करके एक वैभवशाली उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 5 पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कवर्ड इन द 10 पॉइंट ओथ। इनमें से आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसको 10 पॉइंट ओथ, कसम के जो 10 बिंदु थे, जो प्रतिज्ञा की 10 बातें थी, उसमें नहीं माना गया, या जिसमें उनमें जिसकी चर्चा नहीं हुई। तो एक तो स्प्रीडिंग लिटरेसी, तो ये तो चर्चा हुई थी कि सब लोग साक्षरता को फैलाएंगे। अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है तो आप उस मसाल को अपने पास ही बुझा मत लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। बीइंग रिगटस, बीइंग रिगटस का मतलब होता है न्यायप्रिय होना। तो ये भी चर्चा हुई थी कि हम सब लोग ईमानदारी और न्यायप्रियता को पसंद करेंगे। अगला दिया है बीइंग रिलीजियस, थर्ड नंबर पे। तो इसकी वहाँ मना करी गई थी कि मैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी का समर्थन नहीं करूँगा, और ये कह रहा है कि मैं धार्मिक होऊंगा। तो धार्मिक होने की चर्चा वहाँ नहीं हुई थी। बीइंग ऑनेस्ट ये ज़रूर हुई थी कि मैं ईमानदार रहूँगा, तो आप इसमें भी थर्ड कर देंगे। इसके बाद देखिए जो बी पॉइंट है इसका कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपके नीचे एक बॉक्स मिल रहा है और इस बॉक्स में से आपको वर्ड लेने हैं और कौन सा वर्ड कहाँ सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एसेट इज, ये तो अभी आपने देखा था, बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन था कि इंडिया की सबसे बड़ी, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जो धरोहर होती है वो उसके यंग पीपल होते हैं, जो यूथ होता है वो होता है।
और इसके लिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है इन इट्स यंग पीपल, तो फर्स्ट नंबर पे आप यंग कर देंगे, मीनिंग आपको बॉक्स में ऊपर मिल ही रहा होगा। सेकंड नंबर पे लिखा है कि इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ मतलब आत्म और रिलायंट मतलब निर्भर, कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा इन द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, रण क्षेत्र में काम आने वाले क्रिटिकल एलिमेंट में, तो दूसरे नंबर में आप क्रिटिकल भर देंगे। थर्ड नंबर पर देखिए कि पॉलिटिशियंस आर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब बाधा, कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बाधा होते हैं टू इम्प्रूवमेंट, विकास में। तो किस प्रकार के पॉलिटिशियन? लालची नेता, तो ग्रीडी पॉलिटिशियंस, ये भी आपने एक आंसर में अच्छे से लर्न किया है। अगला देखिए कि इंडिया विल बिकम डॉट 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 लीडर इन द सर्विस सेक्टर, कि भारत लीडर बन जाएगा नौकरियों के क्षेत्र में। कहाँ का लीडर? ग्लोबल लीडर, वैश्विक नेता बनेगा। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, कि हम एक्सीलेंट सर्विसेज देंगे, उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, नॉट ओनली विद इन द कंट्री, न केवल देश के अंदर, बट आउटसाइड आल्सो, बल्कि देश के बाहर भी। अगला देखिए, तो यहाँ आप ग्लोबल कर देंगे। नंबर 5 पे देखिए कि द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव, कि जो हमारा यूथ है उसके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे यूथ के पास? तो दो बातों की चर्चा हुई थी कि एक तो यूथ के पास, हमारे पास इग्नाइटेड माइंड तो होता ही है, लेकिन उसके पास होना क्या चाहिए? इंडोमाइटेबल स्पिरिट और होना चाहिए, उसके पास अदम्य जोश होना चाहिए, कि अगर इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ अगर वो वर्क करता है, इग्नाइटेड माइंड, तो निश्चित रूप से प्रॉस्परस, हैप्पी एंड सेफ इंडिया इज एजर्ट। तो लास्ट में आप इंडोमाइटेबल फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो ए सेक्शन है और बी सेक्शन है दोनों आपके कंप्लीट हो गए। लैंग्वेज प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके क्लॉज हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो कुछ भी है वो आपको क्रॉस नहीं करना, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है। तो अभी तक जो पॉइंट थे, इसके अलावा आपको यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको नाउन क्लॉज मिल रहा है, तो क्लॉज में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है नाउन क्लॉज को। हालांकि अगर आप लोग 11th क्लास में इनको बहुत अच्छे से पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लास 12th में बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि आपके पास चारों सब्जेक्ट बराबर के होते हैं और अंग्रेजी को आप उतना महत्व तो नहीं देते। हालांकि अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो आपको यहाँ नाउन क्लॉज को क्लियर करना है, और अगला है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्योंकि ये रिलेशन बताते हैं इसलिए इनका नाम रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं इसलिए इनका नाम एडजेक्टिव क्लॉज भी है, और शायद मेरे ख्याल से एडवर्ब क्लॉज भी होना चाहिए। हाँ, यहाँ केवल आपके दो ही क्लॉज हैं, एक रिलेटिव क्लॉज है और एक नाउन क्लॉज है, तो आपको इन दोनों को यहाँ से क्लियर करते हुए चलना है। हालांकि मैं जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसको अलग से अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और इसलिए आप पेज नंबर डायरेक्ट आ जाएं 106 पर, 106 पर आ जाएं, और उस पर आप ऊपर देखेंगे तो स्पीकिंग टाइम है।